आज की इस वीडियो में हम VRF या VRV की बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझेंगे। वैसे तो दोस्तों इस साइकिल में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझेंगे। इस पार्ट को देखने से पहले अगर आपने दोस्तों पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लें, ताकि दोस्तों ये पार्ट आपको समझने में आसानी रहे। उन वीडियोस के लिंक्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। जैसा कि VRV में एक से ज़्यादा कंप्रेसर लगे होते हैं, तो ये जो कंप्रेसर है ये इन्वर्टर कंप्रेसर है और दूसरा नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर है। तो ये दोनों दोस्तों कंप्रेसर लगे हुए हैं और VRV में स्क्रॉल कंप्रेसर ही यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद ये दरमियान में एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। ये दोनों ऑयल सेपरेटर्स हैं, ये कंडेंसर है, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगे हैं जो हर इवेपोरेटर से पहले डिस्चार्ज लाइन पर लगाए जाते हैं। ये दोस्तों मल्टीपल इंडोर यूनिट्स लगे हैं, यानी VRV में 60 से ज़्यादा इंडोर यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों VRV के बेसिक कंपोनेंट। तो अभी दोस्तों VRV की रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्यूमुलेटर से। इसको एक्यूमुलेटर कहा जाता है और ये दोस्तों जितने भी इंडोर यूनिट्स लगे होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है। ये दोस्तों जो लाइन आ रही है इंडोर से, ये डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में आ जाती है। जब दोस्तों इंडोर यूनिट पर लोड नहीं होता, मसलन अगर रात का वक्त है या बारिश की वजह से बहुत ठंड हो गई है और इंडोर पर लोड बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों अगर इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ नहीं होता और वो अगर डायरेक्ट कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों कंप्रेसर से पहले एक्यूमुलेटर का यूज़ किया जाता है। जो दोस्तों लिक्विड गैस होती है वो एक्यूमुलेटर में नीचे बैठ जाती है, यानी भारी गैस नीचे जमा हो जाती है और हल्की गैस इस U से कंप्रेसर में चली जाती है। इस अमल को दोस्तों वेपोराइज होना कहते हैं। इससे दोस्तों ये हमें पता चला कि अगर एक्यूमुलेटर लगा हो तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाने का कोई भी चांस नहीं बनता और कंप्रेसर्स सेफ रहते हैं। तो एक्यूमुलेटर दोस्तों लिक्विड गैस को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कंप्रेसर्स की। तो VRV में एक से ज़्यादा कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं। इनमें से कुछ कंप्रेसर इन्वर्टर्स होते हैं और कुछ कंप्रेसर नॉर्मल होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में एक कंप्रेसर इन्वर्टर है और एक कंप्रेसर नॉर्मल है, और नॉर्मली VRV में स्क्रॉल कंप्रेसर ही यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मल जो कंप्रेसर होता है उसका RPM चेंज नहीं होता और इन्वर्टर में ये ऑप्शन दोस्तों होता है, उसमें हम RPM चेंज कर सकते हैं। अगर दिन का वक्त है, लोड बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त इन्वर्टर कंप्रेसर अपना RPM बढ़ा देता है और जैसे ही हीट लोड कम होता है तो RPM भी कम हो जाता है। तो स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए इन्वर्टर कंप्रेसर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पावर भी सेफ होती है। तो इसलिए दोस्तों कुछ कंप्रेसर नॉर्मल और कुछ कंप्रेसर इन्वर्टर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर काम कैसे करता है। कि रूम नंबर 5 में लोड ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए दोस्तों इन्वर्टर कंप्रेसर में VFD लगे होते हैं, यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइवर। ये दोस्तों उस वक्त काम करते हैं जब इनको इंडोर से सिग्नल मिलता है। अगर रूम नंबर 5 में हीट लोड ज़्यादा है तो 5 नंबर का इंडोर यूनिट सेंस करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन वायर के थ्रू VFD को सिग्नल भेज देगा कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, RPM ज़्यादा करो। तो उस वक्त VFD इन्वर्टर कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिससे गैस का फ्लो ज़्यादा होगा और कूलिंग भी ज़्यादा होगी। ऐसे ही हीट लोड जब कम हो जाएगा तो VFD कंप्रेसर की स्पीड को कम कर देगा। तो इस तरह इन्वर्टर कंप्रेसर अपना RPM कम ज़्यादा करते रहते हैं और कंप्रेसर बंद नहीं होता और कूलिंग को मेंटेन रखते हैं। वापस आते हैं दोस्तों साइकिल पर। जैसा कि इंडोर यूनिट से आने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर में आता है और यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जमा हो जाता है।
और वेपोराइज होने के बाद इस यू पाइप से आगे कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर में दोस्तों जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपोराइज है। अब कंप्रेसर दोस्तों इस गैस को कंप्रेस करेगा, जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। इस केस में दोस्तों जब कंप्रेसर गैस को प्रेशर से बाहर फेंकता है तो इसके साथ कुछ मिकदार में ऑयल भी बाहर आ जाता है। अब दोस्तों ये ऑयल पाइपों में ना जाए, इसके लिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर ऑयल सेपरेटर्स लगाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑयल जब आता है तो ऑयल सेपरेटर ऑयल को सेपरेट करके वापस इस लाइन से कंप्रेसर में भेज देता है। इसी तरह इन्वर्टर कंप्रेसर में भी जब ऑयल डिस्चार्ज से ऑयल सेपरेटर में आ जाता है तो यहाँ पर दोस्तों सेपरेट होने के बाद वापस कंप्रेसर में इस लाइन से आ जाता है। इसके बाद दोस्तों जो सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, वो सीधा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर दोस्तों बाहर लगा होता है और हीट को निकालने का काम करता है। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व दोस्तों सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक रेफ्रिजरेंट को एवेपोरेटर में फ्लो करेगा। अगर दोस्तों कमरे में हीट लोड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कंडेंसर और इन्वर्टर कंप्रेसर को सिग्नल भेजता है, जिसके बाद कंप्रेसर अपनी स्पीड को फास्ट करता है और इनडोर में ज़्यादा गैस का फ्लो होता है। तो ऐसे ही दोस्तों हर रूम में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व टेम्परेचर को सेंस करता है और ज़रूरत के मुताबिक रेफ्रिजरेंट का फ्लो करता है। अगर दोस्तों रूम नंबर 1 में कूलिंग कंप्लीट हो गई है तो उस रूम में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कूलिंग को स्लो कर देगा, और अगर रूम नंबर 2 में लोड ज़्यादा है तो उस रूम में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ज़्यादा कैपेसिटी में लिक्विड गैस का फ्लो करेगा। तो इसलिए दोस्तों VRV को वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो कहते हैं। तो ये सब दोस्तों कम्युनिकेशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेंसर्स के ज़रिए होता है। इसके बाद दोस्तों जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इस लाइन से होता हुआ एक्यूमुलेटर में आ जाता है। तो इस तरह दोस्तों VRV या VRF की रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम टाइप्स ऑफ VRV के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ।